अपन लोग अपने जो बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं यहाँ रहेंगे कैसे? तो इन लोगों ने एक प्रोसेस बनाए, इन लोगों ने एक प्रोसेस बनाए 1988 के बाद। इस प्रोसेस का नाम लिख लेना। 1988 के बाद इसमें एक प्रोसेस बनाए। एक तो साला 100 साल पहले इनने 1898 में एक प्रोसेस बनाए थे, तो 94 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, यानी कि छीनना, भूमि छीनने का अधिनियम। ये 100 साल पहले। 100 साल बाद यहाँ पर बनाए इन लोगों ने पंचायत राज अधिनियम, ये भी छीनने वाला अधिनियम, जो कि अपने इसमें लागू नहीं होता। पंचायत राज अधिनियम, ये 100 साल का बड़ा महत्व है इनमें, देखना, ध्यान देना। 100 साल वाला लफड़ा बड़ा है इनका। 100 साल में पीढ़ी बदलती है, ठीक है। इस 100 साल बाद इनने फिर से एक नियम बनाया जिसको बोलते हैं पंचायत राज अधिनियम। अब बोले पंचायत राज अधिनियम तो बन गया। अब पंचायत राज अधिनियम जो बना है, इसमें पंचायत का जो विस्तार है वो बोलता है कि 243 ड के तहत, और इसी में अगर नगर पालिकाएं भी बनाएंगे तो 243 यज्ञ के तहत, वो भी बोलता है कि ये दोनों असंवैधानिक है इस क्षेत्र में। तब इन्होंने क्या काम किए, ये 100 साल का डिफरेंस याद रखना इसमें। इन्होंने क्या काम किए, 1996 में पेशा एक्ट बना दिए। पेशा एक्ट बनाए, इसको लिखो, ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया, ठीक है। पंचायत राज का विस्तार, पंचायत राज का विस्तार, वो भी आंशिक वर्जित क्षेत्रों में। आंशिक वर्जित क्षेत्र में पंचायत राज्य का विस्तार करके, इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसको पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस नियम को बनाया 1996 में, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव होते हैं सरपंच के, ठीक। उसी में जिला पंचायत के भी होते हैं और उसके भी होते हैं, जनपद पंचायत, त्रिस्तरीय चुनाव जिसको बोलते हैं। पंचायत उपबंध को घुसा दिए इन लोगों ने, चुनावी प्रथा को आदिवासी क्षेत्रों में। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग खराब हो गया उसका, वहां पर जो रहते हैं खतरनाक लोग, क्योंकि उसको उसी चीज के लिए रखे गया था। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हुआ और उसने इसके बिना देर किए जस्ट 1997 में उसने एक और फैसला दिया, और उसमें बोला केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों में या आंशिक वर्जित और वर्जित क्षेत्रों में नहीं है, ऐसा करके इसने बोल दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो पहले वाला जजमेंट था कि यहाँ पर तो उइके निवास करता है, यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार निवास नहीं करता, तो उसकी जमीन ही कैसे होगी। उसी जजमेंट को इसने आगे बढ़ा दिया। अब इसने आगे बढ़ाया और इसमें जजमेंट में बोल दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। तब यहाँ से इसका भी पैक्ट खत्म हो गया था। ये जो सिस्टम था 1996 वाला, ये पेशा एक्ट पंचायत चुनाव या असंवैधानिक ही हो गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। जब इसने यहाँ बोल दिया, क्योंकि इसको यहाँ चुनाव होने लगेंगे तो उनके लोग जो महारत हासिल कर चुके हैं चुनावी प्रथा में, वही लोग घुसेंगे। अब वो लोग घुसेंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब यहाँ पर आकर के, उनके लोग आकर के यहाँ पर जमीन खरीदेंगे। जमीनों का सौदा होता है ना, खरीद रहे हैं, उसको एक वस्तु बना दिए। जबकि धरती को, जमीन को अपन लोग संस्कृति माँ के बराबर मानते हैं। अपन लोगों की पूरा जीवन शैली जमीन में है। तो इस जमीन को बचाने के लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। तब अपने नेता जो चुने गए थे अपने इससे, जबकि यहाँ 1996 में जैसे ही पंचायत चुनाव का विस्तार हुआ, कुछ लोग इसके पहले जनरल लड़ रहे थे, कुछ लोग, लेकिन जैसे ही ये विस्तार हुआ, अरे भन भना गए पूरे आदिवासी, बोले अब तो रिजर्व हो गई सीट, हम भी लड़ेंगे, और चक्री क्रम में फंस गए। और ये फंसते गए और इसको साला भूल गए जो इसके पक्ष में आया। ये अगर मान लेते, सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसके बेस पे मैं आज काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, इसी के लिए लड़ रहे हैं अपन 1997 के लिए, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है। जब जमीन ही नहीं है तो यहाँ पे भैया किसका सौदा हो रहा है?
जब जमीन ही नहीं है तो इधर एक उकवा प्लांट लगा है, उकवा क्या नाम है उसका, बरेला बरेला, वो प्लांट लगा है, क्या बोल के लगा है, सरकारी जमीन है। हाँ जबकि ये क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ फैसला। कभी नहीं है। अब इधर कहीं स्कूल, सड़क या फिर कोई कॉलेज या मेडिकल कॉलेज बना होगा या अस्पताल बना होगा, वो कैसे बना है, ये बोल करके कि सरकारी जमीन है। या फिर तुमको बेवकूफ बनाने, जहाँ ज्यादा ही रूढ़ी प्रथा वाला गांव है वहां पर क्या बोले, तुम्हारे दादा परदादाओं ने इस स्कूल के लिए दान में दिए थे, बोले होंगे, ऐसा ही बोले होंगे। ठीक है, हमारे इधर जब काम चल रहा है तो ये वाला सिस्टम जो है 1997 के तहत इन लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछ लिया, भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमीन है क्या, बता। पटवारी झूठ बेवकूफ बना दिया और बोलता क्या है, ये तो घास की जमीन है, आबादी की जमीन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमीन नहीं है। ऐसा करके इस सुप्रीम कोर्ट का पालन करके तुमको बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ भी बना रहे, फायदा भी उठा रहे और डबलापन ही बन रहे, दोनों तरफ से ठोक रहे हैं वो लोग। इसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों बाद क्या होता है, चलो इसके बाद 1997, ये 1996 से बहुत पागलपन किए अपने लोगों ने, धड़ाधड़ एकदम धड़ाधड़ चालू चुनाव, बिल्कुल अंधे हो गए, कुछ भी नहीं। अब इन यहाँ से 1996 से लेकर 2006 तक, 2006 से लेकर 2011 तक, यानी कि इन 15 सालों में, 16 सालों में इन लोगों ने क्या किए, 2011 तक की पूरे नशे में चूर होके रन बन कचड़ पचड़, और जिसकी जमीन वो तो कहीं और साला, जिसका क्षेत्र है उनको तो कोई मतलब उसका दिया ही नहीं, चुनाव का सही राजनीति का आर नहीं पता, इन लोगों को राजनीति में कूद गए और इनको कुछ नहीं पता, तो किसी के पीछे कि हाँ माई बाप कुछ करेगा मेरा, और आप लोग अच्छे से रिजल्ट देख रहे हो उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भैया तुम इतनी बर्बादी इस एक्ट के तहत कर रहे हो, इतनी बर्बादी कर रहे हो, और यहाँ पर अपने आप को इनके अंदर घुस कर के देश की मतलब प्रथम भाषा, पूरे विश्व जननी भाषा संस्कृत को तुम लोगों ने रजिस्टर्ड करवा दिए, जबकि यहाँ पे गोंडी पहले से थी। अब यहाँ पर आकर के भारत देश की पहली भाषा तुम लोगों ने संस्कृत कर दिए तो कर दिए। ये भी देख लिए कि यहाँ पे रहने वाले हम लोग, यहाँ पे हम लोग भी रहने लगे, पहले से आ गए हम लोग, अभी आदिवासी भाई भाई हो गए सब, बोले हम भी मूल निवासी, तुम भी मूल निवासी, बामसेब भी मूल निवासी बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि मोहन भागवत भी बोल रहा है हमारे भी पूर्वज एक से, तुम्हारे भी पूर्वज एक से, सब मिश्रा मुसरी कर दिए। कोई किसी की कुछ उठा कर ले जा रहा है, कोई कहीं, पूरा बर्बाद कर दिया आदिवासियों को। आदिवासियों को इतना तोड़ दिया कि एक आदिम जाति बन गया, एक वनवासी बन गया, एक साला आदिवासी रह गया, कोई कुछ बन गया, कोई बोलता मैं हिंदू बन गया, सब रन बन कर दिए इनने पूरे इन 16 सालों में बर्बाद, इतने ही में 16 साल में बर्बाद। अब इसको देखते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि भैया तुमने जितना किए उतना किए, बोले अगर इन लोग ये कर देंगे, मतलब आदिवासियात भूल जाएंगे, तो जिनके लिए मैं बचा हूँ, आदिवासियों के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट को अगर आदिवासी खत्म तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर। वो लोग तो बोले हिंदू कस्टम कल्चर चलते हैं, उनके पास तो गीता है, मैं तो संविधान से चलता हूँ, उनके पास तो रामायण है, उनके पास तो महाभारत है ना, वो उनसे चलते हैं। जब पूरा ही देश हिंदू हो जाएगा तो संविधान क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जिससे वो चलता है, कि गीता से चलता है बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मैं आखिरी बार मरते मरते एक और फैसला देता हूँ। जब अभी तक की तो पूरा हाथ पैर खूंद डाले सुप्रीम कोर्ट के, मतलब खूना खच्चरी कर डाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2011, ये ऐतिहासिक डेट है आप लोगों के लिए, 5 जनवरी 2011 को मार्कंडे, कारजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की खंडपीठ में एक जजमेंट आता है, और वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट कि आदिवासी भारत देश का मूल निवासी है। मूलवासी बोला है उसने, निवासी नहीं बोला, मूलवासी है। यहाँ पे रहने वाले ये आदिवासी समुदाय जो है वो कईयों सालों से अपनी पीढ़ियों से रहते हैं, और बाकी के जो 8% संख्या में, 8% की जनसंख्या में यहाँ पर अभी वर्तमान में है, जो कि भारत देश की अगर जनसंख्या को देखा जाए तो 10 से 12 करोड़ के बीच में है। और बाकी के जो बच गए 92% लोग, ये लोग या तो आक्रमणकारी हैं
या तो बाहर से आए हुए लोगों की संतानें हैं, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ये हम लोगों के पास में, इनको पढ़ के सुनाऊंगा दादा, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बात हुई थी। तो ये सारे जजमेंट जो है अपने पास रखे हुए हैं, जितने जजमेंटों की बात कर रहा हूँ, इनको पढ़ने के बाद शिक्षा का दूध पिया हूँ, उसके बाद में यहाँ के डकर रहा हूँ। इसीलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और ये जो पढ़ा हूँ मैंने उसको शॉर्टकट में तुम लोगों को बताने का प्रयास है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मार्कंडे कारजी और ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ में कि आदिवासी जो है 8% जनसंख्या में है अभी यहाँ, और वो ही भारत देश का मूल वासी है, मूल नागरिक है, अर्थात राष्ट्र है, ऐसा बोला है, अर्थात राष्ट्र है, जिसको भारत सरकार बोला गया था कुटुंब कबीलों में निवास करने वाले उस व्यक्ति को। अब 92% लोग जो है वो अन्य धर्मों में जाते जाएं। अगर अपन लोग भी धर्मों में जाते हैं, क्योंकि रूढ़ी प्रथा के बेस पे भारत सरकार साबित हुए थे, अगर धर्मों के बेस पे जाते हैं तो भारत सरकार साबित नहीं होते, और धर्म में जाते हैं तो 3500 साल पहले अगर हिंदू धर्म आया है, और आज तुम गोंडी धर्म या कोई सा भी धर्म रजिस्टर्ड करते हो, मान लो 10 साल भी हो गए रजिस्ट्रेशन के, तो इनके नीचे आ गए। और जैसे कि उन लोगों ने संस्कृत भाषा को इस देश की पहली भाषा बोल दिए हैं, वैसे ही तुम अगर गोंडी भाषा को 9वीं अनुसूची में रजिस्टर्ड, 8वीं अनुसूची में रजिस्टर्ड भी करा लिए, तो वो भारत देश की दूसरी भाषा होगी, यानी कि वो लोग यहाँ के पहले के निवासी हो गए। तो आदिवासी काय के रहे थे? आदिवासी नहीं हो, संसद का वो 2026 को सिद्ध करने के लिए इन लोगों ने इसको खत्म करने का प्लान किया, और आज भी इसके अंदर वो लोग नहीं घुस सकते, क्योंकि हम लोग उससे बहस किए कलेक्टर से, और कलेक्टर ने बहस में ये बोला कि ये जो रूढ़ी प्रथा है वो सबकी है। मैंने बोला हाँ सबकी है, ये रूढ़ी प्रथा जो है वो सबकी है, तो जिसकी जो रूढ़ी प्रथा है वो उसको माने, हम अपनी मानते हैं। तो नहीं बोले जो तुम रोक लगा रहे हो पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से, वो रूढ़ी प्रथा गलत है, वो असंवैधानिक है, वो मतलब पूरा असंवैधानिक काम कर रहे हो तुम लोगों को। या तो माओवादी ने भटकाया है, या तो नक्सलवादियों ने भटकाए हैं, या तो आतंकवादियों ने भटकाए हैं, या तो कोई नेता लोग भटका रहे हैं, ऐसा करके बोलने लगे। तब क्या हुआ कि वहाँ एसी भी बहस में आ गया अपना ट्राइबल कलेक्टर, तो उसको बोले कि भैया देख, आदिवासी तू भी आदिवासी मैं भी हूँ, तू संविधान पढ़ ले और समझ ले। तब वो बोलता है यार बात सही है तेरी, लेकिन रूढ़ी प्रथा सबकी होती है, तो भारत सरकार रूढ़ी प्रथा के माध्यम से अपन लोग सिद्ध होते हैं। तो उसने ये बोला कि रूढ़ी प्रथा सबकी है, सारी जनता भारत सरकार है। तो मैंने कहा भारत सरकार तो अपन ही है रूढ़ी प्रथा के माध्यम से, तो बोला रूढ़ी प्रथा सबकी यानी सब भारत सरकार है। तो फिर वहाँ बात एक आई कि जैसे हम लोग धरती को पूजा करते हैं, संजोरी बिदरी में क्या देते हैं, एक नारायण पेन नाम की वस्तु, वो जीव होता है अपने यहाँ, नारायण पेन यानी पद्दी, जिसको सुअर बोलते हैं। सुअर को अपन लोग धरती माता का प्रसाद के नाम से चढ़ाते हैं, और उस प्रसाद को चढ़ा के खाने वाला व्यक्ति रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आता है। तो उस प्रसाद को चढ़ा करके खाने वाले व्यक्ति को ही रूढ़ी प्रथा का असली पूजक माना गया। तो मैंने बोला कि अगर सच में रूढ़ी प्रथा सच्ची में मानते हैं वो लोग, क्योंकि घुसने के लिए बोल रहे हैं वो लोग, रूढ़ी प्रथा को मानते तो इस पद्दी के प्रसाद को खाना पड़ेगा। तो बोले हिंदू धर्म में तो बलि पूजक, अरे थू 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 बोलने लगा। तो मैंने बोला भैया कैसे रूढ़ी प्रथा? तो रूढ़ी प्रथा जब तुम नहीं मानते तो भारत देश के असली नागरिक, असली मालिक हो ही नहीं। तो यहाँ पर भारत सरकार होने का दर्जा सिर्फ आदिवासियों को प्राप्त है। तो कलेक्टर इस बहस में हार गया। अब आगे बात आती है कि ज्ञान सुधा और मार्कंडे कारजी ने 5 जनवरी 2011 को ये बात तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पर कौन थे? अब ये फैसला भी आया होगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास, तो यहाँ पर कौन थे? बामन बनिया, कांग्रेस, बीजेपी, इस टाइप के ऊपर की पार्टियां। नीचे अपन विधायक तक की पहुंच पाते हैं, वहाँ भी इधर। यहाँ की तो हालत ये है कि वो रजनी से भैया, वो तो आदिवासी है ही नहीं ना, कैसा आरक्षण है तुम्हारा? तो ये जो बात है तुम्हारे तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ भी दूसरा व्यक्ति बैठ गया था। अगर इस फैसले को अलॉट कर देते 2011 में भी, तो अपन लोग तब भी जग सकते थे, क्योंकि 2011 से 2018 के बीच में 7 साल हो चुके हैं।
7 साल तक की अगर वो लोग बता चुके होते तो अपन अपने आप को मालिक प्रूफ कर चुके होते। इसमें अगर भारत देश में आदिवासी मालिक हो जाता है तो हम लोग बाकी लोग नंगे हो जाएंगे, ये सोच करके उन लोगों ने बाकी के दूसरे जितने भी बच गए आदिवासी को छोड़कर पूरे जितने भी बच गए सब लोगों ने एक मत बनाया और बोले कि आदिवासियों को तमाम संगठनों में घसीटो। तुम लोगों को संगठनों में बातें, जहां तक की बामसेब की बात बता रहा हूँ, वो 85 करता है। 85 की बात यह है कि आदिवासी वहां तक शामिल नहीं होगा, जैसे कि उसने कईयों सालों पहले से मूल निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है अपील, जिसको पिटीशन बोलते हैं, आज तक की मिला नहीं है। लेकिन 2010 में ही दायर किया, एक ही साल में, 5 जनवरी 2011। 5 जनवरी मतलब साल का 5वां दिन, शुरुआत होते ही आदिवासियों के पक्ष में फैसला आते हो कि तुम भारत देश के मूल मालिक, मूल नागरिक हो, बिना कुछ मांगे। क्योंकि एविडेंस है, इतिहास है। उस इतिहास को मिटाने के लिए पुरजोर कोशिश के माध्यम से तुम लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, जहां तक कि तुम लोगों को कोई से भी धर्म में डाला जाएगा। और वहां से डालते डालते, क्योंकि लड़ाई जमीन की है, यहाँ पर करते करते तुम लोगों को मतलब पता नहीं किस किस प्रकार से तोड़े, एक खंड नहीं है, कुछ पूरे तरीके से तोड़ते गए और आदिवासियों को भटकाते गए और भटका करके तुम लोगों को जाति के नाम पे, कभी संगठन के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, और सबसे ज्यादा पार्टियों के नाम पे तुम लोगों को भटकाए और पार्टियों से अलग तोड़ते गए और आज तक टूट रहे हैं। जो लोग पॉलिटिकल पूरी तरीके से हो गए वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, और जो लोग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो नौकरियों में गए उनको नौकरियों का भूत सवार, मैं यहाँ का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे पास पैसा है तो पूरा समाज मेरी बात मानना चाहिए। और जो अगर मिशन में गलती से घुस भी गया तो वो ये चाहता है कि मैं नेता हूँ और मेरे पीछे सब चलो। वो ये नहीं चाहता कि मैं शैडो बन के रहूं, छाया बन के रहूं समाज की, समाज ने मेरे को मदद किया है तो, और मैं मदद करूं और आगे उठाऊं तो मेरे भी बाल बच्चे कभी काम देंगे। ये पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरियों में चले गया इस माध्यम से। अब उससे कम अगर कॉलेज में गया और फेल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो राजनीति में चला गया। और जो गांव देहातों में बच गया, जो रूढ़ी प्रथा मान रहा है, जो अपने खोज कर रहा है कहीं ना कहीं कि मेरे को भैया कुछ तो रास्ता मिल जाए अपने बचने का, वो आदमी को मैं आज संविधान पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है पूरी तरीके से, पढ़ा लिखा तो नौकरी में और राजनीति में। मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो बेचारे कोशिश में है कुछ ना कुछ करें, ऐसे लोग जो ज्यादा भी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ। और वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग साले गद्दार, अपने नेता, ये लोग नहीं समझ रहे। बात यहाँ आके फंसी। जिस दिन ये नहीं समझेंगे और नहीं समझा पाएंगे अपन, उस दिन इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, और कर रहे हैं पूरे देश में, तब जाके वहाँ सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि भाई तुम समाज के काम के नहीं, यानी कि तुम रूढ़ी प्रथा के काम के नहीं। रूढ़ी प्रथा नहीं मानते यानी आदिवासी हो ही नहीं। अब आदिवासी नहीं हो तो तुम अपनी बहू बेटी करके उनके साथ में रोटी पानी करके क्या कर लो? ये लोग तो जोतेंगे ही तुमको। 70 साल जोत लिए और जोतेंगे 70 साल, निस्तो नाबूद कर देंगे, करेंगे ना। जितनी जमीन बच गई 1-2 एकड़ वो भी खत्म। पहले तो सुने होगा 150-150 एकड़ थी दादाओं के पास, 150-150, 200-200, 500-500 एकड़। अब क्या हो गई? 5 एकड़ 10 एकड़, 150 एकड़ बची है। अब वैसा ही तो हाल है। तो ये इस लफड़े में है। अब आगे क्या होता है, इसके आगे कहानी खत्म नहीं हुई है भाई साहब, अभी तो कहानी बाकी है। असली लड़ाई चालू होती है। अब यहाँ से असली लड़ाई चालू ये होती है कि यहाँ पर घुस चुके, पार्टियां भी मजबूत हैं, अपनी सुन भी नहीं रहे हैं, अपन लोगों को जानवर ही समझ लिए। और फिर वो क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलता है कि भारत के आदिवासियों के साथ, ये 2013 में पहले बोला गया, 2013 में बोला गया स्टार्टिंग में कि भारत के आदिवासियों के साथ मानव, क्या बोलते हैं उसको, मानव अधिकार जो है उनके खिलाफ उनसे भी बदतर व्यवहार हो रहा है। तो इसने बोला, यूनाइटेड नेशन ने भारत के आदिवासियों के साथ जानवरों के जैसे सलूक हो रहा है, जबकि इसके पहले इन लोगों ने प्रूव किए कि वहां पर आदिवासी नहीं है। लेकिन जैसे ही हलचल हुई देश में, कुछ कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से भारत देश में जब जब आदिवासियों का दिमाग फिरा है, जब जब आदिवासियों ने
कुछ ना कुछ मूवमेंट लाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई कानून बना है। इसका मतलब यही है कि आदिवासी जब जब सड़क पे आया है, जब जब कोई संघर्ष किया, तब तब कानून बनाया। वो बिरसा मुंडा से उठाकर देख लो, वहां से पहला कानून बन रहा है तो आज तक बना रहे हैं। ये तो 2013 तक पहुंच गए अपन लोग, वहां भी कानून बना है, वहां भी इन लोगों ने संघर्ष किए। अगर तुम लोग आज भी संघर्ष करते हो तो सेपरेट कानून बनता है, ये रूढ़ी प्रथा वाला बन जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बनेगा, नहीं बनेगा तो अपन अपने तरीके से निपटेंगे। चाहे जरूरत पड़ेगी तो अपन कलम से निपटेंगे, और जरूरत पड़ी तो अपन लोग हथियार भी उठा लेंगे कभी, क्योंकि इतना हक अधिकार, क्योंकि यूएनओ बोला है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन भारत देश में आदिवासियों के प्रति हो रहा है। क्योंकि जिसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुम्हारी सिस्टम के लिए जो बनाया गया था, तुम लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जो बनाया गया था, उसका मानव अधिकारों का उल्लंघन करके इन लोगों ने बर्बाद कर दिया अपन लोगों को। तब यहाँ क्या हुआ कि भारत देश में निवास करने वाले आदिवासियों के पास भारत देश की 70 से 75% जमीन, उसमें अंदर खनिज भी है, पानी भी है, हवा भी है। खनिज में तो आप लोग जानते ही हो, सोना चांदी जस्ता तांबा यूरेनियम और ऐसे मतलब मड़ी वड़ी ये जो निकले हैं, और फिर जड़ी बूटी खनिज भी है, मतलब सारी संपदा, ये धान चावल गेहूं मक्का बाजरा इस टाइप की सारी चीजें। अब बताओ, वो उधर पहाड़ में रहते हैं, देश के ये लोग सैनिकों की बात करते हैं। चलो मैं बताता हूँ, सैनिक है भारत देश के सैनिक में क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में मोदी का भाई गया होगा? नहीं, अमित शाह का भाई गया होगा? क्यों? किसके लिए लड़ते हैं वो लोग? जो सैनिक बोलते हैं, जो सैनिक बोल रहे हैं, क्या उनके सैनिक है वहाँ, या अपने बीच से अपने भाई लोग गए? अपने ही बीच से गए हैं ना। अपन लोग तो नहीं बोलते, यानी वोटिंग की राजनीति अपन लोग नहीं करते। अपन लोग सचमुच की, अगर अपन लोग हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते हैं, हमेशा से किए। अपन लोगों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन की है, अपनी कोई ऐसी पिक्चर खिंचाऊ और दुनियादारी की लड़ाई नहीं है। अपनी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जमीन की लड़ाई है। तो अपन लोगों का कहना यह है कि भाई आदिवासियों के क्षेत्र में अगर मोदी बोलता है 2016 में 15 अगस्त के दिन कि आदिवासियों के जहां आदिवासी निवास करते हैं वहां पर भारत देश का अकूत खजाना, इतना खजाना कि अब मैं बता नहीं सकता। अब भी शहडोल की खुदाई हो रही थी, जिसके पास व्हाट्सएप है उन खोल के देख लेना, इतनी बड़ी बड़ी हंडियां मिली हैं, और हंडियों के अंदर सोने और चांदी के सिक्के हैं। अब भी मिले 2 दिन पहले। ऐसा ये गोंडवाना लैंड यहाँ का, ये गोंडवाना जिसको जबलपुर के नाम से अभी समेट दिया गया, यहाँ का इतिहास मिटा दिया गया, यहाँ पर इतना बर्बाद कर दिया गया अपन लोगों की कि उनका नाम नहीं आता। और जिसने इस देश में छिंगरी तक नहीं कटाया, उंगली और बाल तक नहीं कटाया देश के नाम पे, उनको देखो वीरता के पुरस्कार दिए गए हैं। और हमारा बिरसा मुंडा जिसने कानून बनाया, उसको तो ट्राइबल क्रिमिनल लिस्ट में डाल के रखे हो पहले नंबर में। इनका नाम भी आ गया है, 2008 में चढ़ गया। कल परसों के दिन गूगल खोल के देखे थे हम। क्योंकि जमीन की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए ट्राइबल क्रिमिनल हो गया है, ये देशद्रोही हो गए हैं, ये नक्सलवादी हो गए हैं। तब भी इन सारी चीजों को देख करके कुछ गतिविधियां हुई, और झारखंड के और उस तरफ के उड़ीसा के लोग, तेलंगाना के इस टाइप के लोगों ने, केरला के लोगों ने लड़ करके एक वेदांता का फैसला निर्माण करवाया। इस वेदांता के फैसले में वहां पर लड़ाई लड़ा, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में ये बोल दिया कि भारत देश में, संपूर्ण भारत में जिसके पास वर्तमान में जमीन है, और उस जमीन के नीचे अगर उसकी खनिज या संपदा कोई निकलती है, क्योंकि अभी तक तो ये होता था 2013 के पहले, ये अगर घर है, उइके का घर है या परते का जिसका भी घर है, उसके नीचे अगर कोई खनिज निकल गया, मामूली से कोयला, जिससे तुम्हारी ट्रेन या फिर कोई फैक्ट्री या और कुछ चीजें चलती हैं, वो सरकारी हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोलता है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, लेकिन वो सरकारी होता है और उसके नीचे का खजाना भी सरकारी हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसला दिया, और उसने बोला कि आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के नीचे, अगर तुम्हारी आदिवासियों के ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा है, उस जमीन पे रहने वाले लोगों पे तो नहीं है, वो लोगों पे है। मतलब लोग ही केंद्र सरकार राज्य सरकार पे जाते हैं ना।
अगर उनके माइंड पे, दिमाग पे और उन लोगों पे अगर तुम्हारा कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा उनकी धरती के नीचे भी तुम्हारा कब्जा है। कब्जा तो हो सकता है तुम्हारा पार्टियों के नाम पे, संगठन के नाम पे या धर्म के नाम पे, ये इंसान पे हो सकता है। धरती या धरती के नीचे की चीजों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई कब्जा नहीं है। तब इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले में बोल दिया, 2013 के इस ऐतिहासिक फैसले ने ये बोल दिया कि जिसकी जमीन उसकी खनिज संपदा, तो जिसकी जमीन उसकी खनिज, ऐसा करके बोल दिया। तब इस 2013 के आने के बाद में अपने नेता क्या कर रहे थे? तब अब तक की तो अपने ही आ गए थे ना, अपने ही द्वारा बनाए गए। ये 2013 से तो अपन ही लोग जा रहे थे, पंच, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह, यहाँ तक कि विधायक भी, यहाँ तक कि अपने ये क्या नाम, मंत्री भी, कुलस्ते जैसे जी, वो भी तो केंद्रीय मंत्री बन गए थे। तब ये लोग क्या कर रहे थे? मैं बताऊं सच्चाई, ये लोग झाड़ू लगा रहे थे, वहां जाके तलवे पोछ रहे थे, पर माई बाप बनाए रखना हमको। जैसे ही 5वीं अनुसूची का मूवमेंट खड़ा होता है और उसके बाद में एक ठू वर्ड गलत बोल दिए इन लोगों ने, असेंबली के बीच में अगर बोल दिए कि 5वीं अनुसूची साहब संविधान में, लोग मेरे बोल रहे हैं आवाज उठाओ, बोले तू बर्खास्त, पार्टी से निकाल दिया गया, कुछ लोगों को डिमोट कर दिया गया उनके मंत्री पद से नीचे, बोले तू इस लायक नहीं। जबकि उसी आदिवासी की इस देश में मतलब सरकार है, आदिवासी भारत सरकार है, और भारत सरकार के नीचे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आज कोई भी योजनाएं बनती है तो क्या केंद्र सरकार के अधीन बनती है कि राज्य सरकार के? बनती तो भारत सरकार के अधीन है ना। और हम लोग भी भूल चुके, वो लोग भी भुला चुके कि आदिवासी ही भारत सरकार है। आज अपन पहचान की बारी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसको छोड़ दिए। इसको छोड़ने का मतलब अपन जमीन बेच दिए। जमीन से रूढ़ी प्रथा थी, रूढ़ी प्रथा से अपन बंधे थे, जमीन ही बेच दिए तुमने दूसरों को, जमीन ही बेच दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के बावजूद, ये 1898 के कानून के बावजूद तुमने जमीन बेचे। इसके होने के बावजूद भी, क्योंकि इन्हीं के सिस्टम में तुम फंसे हुए थे, तुम लोगों को तो कैसे भी करके वो लोग अपन पंजे में फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं? छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। तुम लोग मंदिर गए, मंदिर जाके वहां पे पुजारी के पैर में जाके धनाक से गिरते हो और बोलते हो, हे भगवान मेरे को परीक्षा में पास कर देना, मेरे घर में बेटी की समस्या है, शादी के लिए जोड़ा कर दे, या ये कर दे वो कर दे, मेरे मतलब बाल बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं 1 लाख की ये करूंगा, कहीं नारियल चढ़ाऊंगा। पूरा सिस्टम तुम पंडित के नीचे भग दिए पैरों में। उसने सुना ना, सुना ना, बोला बच्चा घर जा, दान पेटी में दान देके, पैर भी पड़ के आए, दान भी दे के आए। अब 2-4 दिन बाद वो दूसरा एक मुसाफिर पंडित भेजेगा तुम्हारे घर। मुसाफिर पंडित भेजेगा और मुसाफिर पंडित तुमको दूर से ही देखते बोलेगा, ओए ओए के, तो बोलेगा यार पंडित बुला रहा है, जाना पड़ेगा। गए, अब हाथ पैर जोड़ के, जी सरकार, बोले मैं समझ गया, बोले जैसे तूने पैर छुआ, इधर तेरी बेटी की समस्या, तेरे घर में शादी की समस्या, तेरे जमीन का लफड़ा है, सारी चीज वो समझ गया। क्यों? क्योंकि उधर से फिटिंग था उसका। उधर से वो जो जहाँ मंदिर में जाकर के तुमने पैर टेके थे, वहां जो अपनी समस्या भगवान को बताए थे, तो भगवान ने सुन लिया और भगवान इधर आकर के तुमको बोल रहा है कि तेरी समस्या मेरे को पता है। अब तुम क्या बोलते हो कि अरे महाराज तुम तो अंतर्यामी हो, घर चलो। घर गए, बोले 11,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे, 2,000 लगेंगे। तुमने बोले यार समस्या ही पता है तो समाधान भी पता होगा, ले दे दिए। अब देने के बाद में तुम लोगों ने क्या किए? अंधश्रद्धा में आ गए। उसने जो बोला किए, अब उससे तुम लोगों की समस्या भी उसने लूटा तो लूटा तुमसे, और फिर समस्या का जो समाधान बताया, बोला कि फलाना जो व्यक्ति है वो मतलब कोई, यानी किसी का भी नाम ले लो, उसमें कोई तिवारी है, कोई वर्मा शर्मा, उसके पास जा, वो भी लूटेगा, और जो समस्या है वो जमीन में जितना पैसा खत्म हो जाएगा तेरा, तो जमीन बेच के वो काम भी कराते। बोले यार 1 एकड़ बेच देना, क्या जाता है, बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। तू बेच दिया भैया, फिर खंडाते रहे। ऐसा करके तुम लोगों को फंसाते गए, फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। उसके बाद में 2013 का जो ये फैसला है, 2016 में मोदी जी ये बोलते हैं कि आदिवासी इस देश के भगवान हैं।
आदिवासी इस देश के भगवान हैं। उन लोगों ने समय समय पर देश की रक्षा के लिए 70% अपने प्राणों की आहुति दे दिए, बलि दे दिए, लड़ाई किए। इन लोगों की संस्कृति विश्व पूजनीय संस्कृति है। अब एक बात मेरे को समझ नहीं आती, जब इनकी संस्कृति विश्व पूजनीय है तो संस्कृत भाषा जो है वो देश की पहली भाषा कैसे? क्योंकि ये तो पहले से है तो विश्व पूजनीय है। एक व्यक्ति उसी समय में आया था, उसका नाम मैं 2-4 मिनट बाद बता दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ। तो वो जो नाम है, वो व्यक्ति ने बोला कि अगर बस्तर के आदिवासियों की या आदिवासियों की संस्कृति को तुम लोग अपनाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे दुनिया को खत्म करने वाली समस्याओं से सिर्फ और सिर्फ 10 साल में निजात पालोगे। इतना बड़ा कथन उसने बोला आदिवासियों के पास, इतना बड़ा कथन। तो इसको बोला मोदी ने और बोला कि तुम लोगों ने अभी तक की इतनी कुर्बानियां दिए हो, अब एक छोटी सी कुर्बानी और दे दो तुम लोग देश को चलाने के लिए। पहले तो बोलता है कि आदिवासी बहुत पूजनीय है, आदिवासियों ने 70% यहाँ देश की आजादी के लिए लड़े, अपनी आहुति दिए, बलि दिए, पूरा घर फार छोड़कर निकल गए लड़ने के लिए। अब ये बोलता है कि जहाँ आदिवासी क्षेत्र निवास करते हैं वहाँ पानी भी है, जंगल भी है, जमीन भी है और संपदा भी है, ऐसा करके बोला। अब वो संपदा है तो उस संपदा का दोहन देश की विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसको हमको यूज करने का मौका दो, क्योंकि देश बिना कोयले के, बिना लोहा के, बिना तांबा के, बिना हीरा के चल नहीं सकता। तो इस चलने के लिए, देश के विकास के लिए तुम लोगों को फिर से एक बार बलिदान देना पड़ेगा, जिसका नाम है विस्थापन। विकास उनका होगा और विस्थापन तुम्हारा। देश किसका था? आदिवासियों का। गवर्नमेंट किसके नाम का थे? आदिवासियों के। विस्थापित कौन हो रहा है अपने देश से? आदिवासी। तो भैया ये वोटिंग सिस्टम से मेरे को बताओ ये भारत कैसे बचेगा? क्योंकि हिंदू हिंदू बोल करके वो अपना हिंदुस्तान खड़ा कर रहे हैं। भारत भारत भारत, सरकार तो खत्म, कौन नाम लेता है भारत का? बताओ आज। कोई नहीं ले, हिंदुस्तान ही है। अब क्या करना चाहिए? जिसकी जमीन उसका खनिज वाला, तो ये आ गया तुम्हारे पक्ष में फैसला। अभी ज्यादा नहीं, 18 चल रहा है तो 5 ही साल हुए हैं। 70 साल का हिसाब लगा दो, अभी 75 हो जाएंगे। तो भारत सरकार का, भारत का नाम बदल करके, क्योंकि रूढ़ी प्रथा के हिसाब से भारत सरकार अपन लोग हैं। अब तो अगली बार चुनाव होगा तो मेरे को तो दिख गया है भारत सरकार में हिंदुस्तान सरकार के नाम से आएगा। हिंदुस्तान सरकार के नाम से जब आएगा तो तुम लोग क्या करोगे? कुछ नहीं, घंटी बजाएंगे। घंटी बजाओ। घंटी नहीं, लात मार